नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। भारतीय संस्कृति में वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के सिद्धांतों का अध्ययन करने के पश्चात आज हम इन चारों वर्णों का विकास किस क्रम से हुआ इसके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। कि वैदिक संस्कृति के प्रारंभ में आर्यों के जो प्रमुख वर्ग थे वो थे आर्य और अनार्य। आर्यों में आपस में कोई भेदभाव नहीं था, वो एक सुगठित और संगठित जाति के थे, किंतु उनका जो निवास था वो प्रारंभ से ही सप्त सिंधु तक ही सीमित था और आवश्यकताओं में वृद्धि के कारण धीरे धीरे उनका विस्तार होने लगा और दूर दूर जाकर गांवों में बसने लगे। उस समय जो परिवार के मुखिया के नाम पर गोत्र का निर्धारण होता था और धीरे धीरे एक ही स्थान पर एक ही गोत्र के कई परिवार सम्मिलित हो गए और उन गोत्रों के समूह ने गोष्ठियों, ग्रामों और जनपदों का निर्माण किया। आर्यों की ही तरह अनार्यों ने भी इस प्रथा का अनुसरण किया और उनके संपर्क के कारण आर्यों में भी अंतर उत्पन्न होने लगा। अब रक्त की शुद्धता स्थिर रखने के लिए आर्यों ने अपने बीच में 3 वर्ग बनाकर उनके कर्म निर्धारित कर दिए। ऐसा करने में उनका जो प्रमुख उद्देश्य था वो आर्य धर्म की रक्षा करना था। जैसे प्रथम वर्ग था धार्मिक कृत्यों का अधिकारी बनना, जो ब्राह्मण कहलाया। दूसरा वर्ग था शासन करने वाला, जो क्षत्रिय कहलाया। और तीसरा वर्ग था कृषि, पशुपालन, अन्य व्यवसायों को करने वाला, जो वैश्य कहलाया। और अंतिम वर्ग में वो प्राणी थे जो सर्वथा निकम्मे थे और उपर्युक्त तीनों में से कहीं भी उपयुक्त सिद्ध होने में असमर्थ थे, तो इनको उन्होंने शूद्र कहलाए। इस प्रकार आर्यों ने इन चारों वर्णों का विकास होता रहा। ये 4 वर्ण कौन से थे इनका आज हम परिचय देंगे। कि सर पहला वर्ण था ब्राह्मण। कि समाज में जो ब्राह्मण वर्ग था उसको सर्वोच्च स्थान प्राप्त था, प्रत्येक क्षेत्र में विशेष अधिकार प्राप्त थे। उसका धर्म था वेदों को पढ़ना और पढ़ाना, यज्ञ करना और कराना, दान लेना और देना। ब्राह्मण से त्याग, कर्तव्यपरायणता, साधना, तप और बौद्धिक श्रेष्ठता की अपेक्षा की जाती थी। वह राज्य और समाज के हित के लिए धार्मिक क्रियाएं संपन्न करता था तथा साधना और तपश्चर्या द्वारा समाज का मार्ग निर्देशन करता था। इन ब्राह्मणों को अनेकों सुविधाएं प्राप्त थी। पुरोहित के रूप में वो राजा को परामर्श देता था। राज्याभिषेक के समय राजा और प्रजा के प्रति कर्तव्यपरायणता को बोध कराता था। और जैसा सतपथ ब्राह्मण में कहा भी गया है कि हे मनुष्यों, यह व्यक्ति तुम्हारा राजा है, ब्राह्मणों का राजा तो सोम है। तो एक प्रकार से ब्राह्मणों को विशेष दर्जा प्राप्त था। विद्या और अध्ययन, अध्यापन, ये जो सारी जो क्षेत्राधिकार था वो एक तरह से ब्राह्मण का ही माना गया। दूसरा जो वर्ण था वो था क्षत्रिय। क्षत्रिय वर्ण पर राज्य और समाज की रक्षा का भार था। उनका वर्णगत जो गुण है या शासन और सैन्य कर्म था। चतुर्वर्णों का संरक्षण करना और उनका उत्तरदायित्व था। उनको अध्ययन और अध्यापन का भी अधिकार था। क्षत्रिय वर्ण की जो स्थिति थी वो द्वितीय श्रेणी की थी। गौतम ने इस वर्ण को 3 वेदों पर अधीत बताया है। कौटिल्य ने भी क्षत्रिय के प्रमुख कर्मों में अध्ययन, यज्ञ करना, शस्त्र धारण करना, भूत रक्षण की गणना की है। मनु ने भी ये कहा कि क्षत्रिय जो है वो प्रजा की रक्षा करें, दान दें, वेद पढ़ें और विषयों में आसक्त न हो। न्याय की स्थापना करना और अधर्मियों को दंड देना भी क्षत्रिय के कर्तव्यों में शामिल था और ये समाज की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति और संरक्षण के लिए राज्य करते थे। युद्ध में जीती गई जो सामग्री थी उन पर क्षत्रियों का अधिकार होता था और समय समय पर वो अधीनस्थ राजाओं से मिलने वाले उपहारों पर भी क्षत्रिय शासकों का अपना साम्राज्य होता था। तीसरा वर्ण था वैश्य। ब्राह्मण के उदर से उत्पन्न वैश्य वर्ण जो था वो अपनी उदर की पूर्ति के साथ साथ समाज की अर्थव्यवस्था और भरण पोषण का भार भी वहन करते थे। वे अपने सतत प्रयत्नों द्वारा समाज और राज्य को आर्थिक सुदृढ़ता प्रदान करते थे और उनके कर्तव्यों में प्रमुख था कृषि कर्म, पशुपालन, व्यापार, उद्योग धंधे और दान। इसके अतिरिक्त उन्हें वेदों के अध्ययन का अधिकार भी प्राप्त था। वे जो कुछ भी उत्पन्न करते थे उस पर समाज और राज्य का नियंत्रण होता था। अपनी आय का कुछ अंश उन्हें राज्य को आय के रूप में देना पड़ता था, जिसे आज हम टैक्स बोलते हैं। आर्थिक समृद्धि और विकास के लिए वे जो क्षत्रिय वैश्य थे वो यज्ञों का आयोजन करते थे और समाज में उनको तीसरा स्थान प्राप्त था। गौतम और कौटिल्य ने भी कहा है जैसे कि अध्ययन, भजन और दान वैश्यों का परम कर्तव्य है। कृषि, गौरक्षा, वाणिज्य उनके स्वाभाविक
कर्म थे जिनमें पशुओं की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, वेद पढ़ना, ब्याज लेना और कृषि कर्म वैश्यों के प्रमुख कार्य थे। दूसरों की फसलों और बीजों की देखभाल करने पर वैश्यों को एक निश्चित पारिश्रमिक मिलता था। चौथा वर्ण था शूद्र। समाज में शूद्र वर्ण की जो स्थिति थी वो निम्नतम थी। इनको पतित या हेय माना जाता था। अधिकार एवं प्रतिष्ठा से वंचित शूद्रों की जो तुलना है वो पशुओं से की गई। दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत के अनुसार जो शूद्र थे वो समाज के चरण थे। जिस प्रकार शरीर का सारा भाग पैरों पर होता है, उसी प्रकार इस वर्ण पर समाज की सेवा का पूरा भार था। मनु ने तो 3 वर्णों की सेवा करना ही शूद्र का एक तरह से एक कर्म बताया है कि एकमेव तु शूद्रस्य प्रभु कर्म समादिशते एतेषां मे वर्णानाम शुश्रूषायाम अनसूया। कि ये जो वर्ण है वो हीन कर्म करता था और शूद्रों का अपना कोई धन नहीं होता था। उनके सारे धन पर स्वामी का ही अधिकार होता था और पूर्ण रूप से द्विजों की दया पर ये निर्भर रहते थे। तो एक तरह से जो शूद्रों वर्ण था उनकी स्थिति अच्छी नहीं थी। महाभारत के अनुसार युधिष्ठिर के राष्ट्र यज्ञ में शूद्र प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया था। मनु के विचार में शूद्रों की स्थिति में सुधार के संकेत मिले हैं और शूद्रों की श्रेणी में विदेशी तत्वों को भी सम्मिलित करके कुछ सुविधाओं की चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त जो शूद्र थे उनको स्नान करने और शूद्रों की जो सामाजिक स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं थी, शोषण का शिकार होते थे। ये एक तरह से भारतीय संस्कृति में वर्ण व्यवस्था जो की गई थी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन 4 वर्णों में उस समय समाज को बांट दिया गया था और 4 वर्ण में कौन किस कार्य को करेगा, किस तरह का जो कार्य विभाजन उनके बीच में किया गया, इस विषय में आज हमने जानकारी प्राप्त की है।